Hello everyone, welcome you all in Chemistry Drive with Ravneet, and today in this video we are going to discuss about the NMR spectroscopy solvent, as well as at the end of the video we are going to discuss that how to work with the NMR spectrometer. अगर हमने प्रिंसिपल पढ़ लिया स्पेक्ट्रोस्कोपी का, हमारे को न्यूमेरिकल्स निकालने आगे, बट जब आप प्रैक्टिकली जब आप बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में जाते हो, आप रिसर्च के लिए जाते हो, अगर आपको एनएमआर स्पेक्ट्रोमीटर के साथ वर्क ही ना करना आया तो पूरी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ने का कोई फायदा नहीं। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है वो बच्चे को जरूर आनी चाहिए। सो टीचर से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि जब आप क्लास में जब कोई भी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाते हैं तो बच्चों को एटलीस्ट चाहे आप कोई वीडियो दिखाएं जिसमें बच्चे को पता लगे कि आईआर कैसे लेते हैं, उसकी सैंपलिंग कैसे करते हैं। इसी तरह एनएमआर अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी हम पढ़ रहे हैं तो स्पेक्ट्रोमीटर के साथ हमें सैंपल कैसे लेना है, सैंपल को तैयार कैसे करना है, कौन सा सॉल्वेंट यूज करना है, उसकी कैसे हैंडलिंग रहेगी, वो सारी चीजें भी बताना बहुत जरूरी होता है। तो इस वीडियो में हम वही सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो एनएमआर जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके लिए सबसे पहले सॉल्वेंट पे तो बाद में होता है, पहले सैंपल के बारे में अगर थोड़ा सा हम जान लें कि जो सैंपल है आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा सैंपल ले रहे हो, वेदर यू आर यूजिंग द लिक्विड सैंपल, यू आर यूजिंग द सॉलिड सैंपल या गैसियस सैंपल। सो उसके अकॉर्डिंग ही आप जो है अपनी तैयारी जो है सॉल्वेंट की करते हो। जैसे लिक्विड है तो लिक्विड में आप एज अगर लिक्विड ले रहे हो सैंपल है तो 0.6 ml, कहीं कहीं पे 0.5 भी लिखा होता है, बट आई थिंक दिस मच जो ml अगर आप लेते हो दैट इज द बेस्ट फॉर गेटिंग द बेटर स्पेक्ट्रा ऑफ योर सैंपल। सो सॉलिड है तो सॉलिड बेसिकली जो आप बाकी कहीं पे जो नेट पे देखोगे तो उन्होंने लिखा होता 2 से 3 मिलीग्राम। सो अगर आपको एक बेटर सैंपल का स्पेक्ट्रा चाहिए तो कई बार तो 20 mg तक भी जो है सैंपलिंग जो है ले ली जाती है, सैंपल इसका ले लिया जाता है सॉलिड का। अदरवाइज ज्यादातर आपको देखने को 2 से 3 mg मिले, पर वहां पे फिर स्पेक्ट्रा इतना अच्छा नहीं आता। तो उसी के अकॉर्डिंग आपने सॉल्वेंट लेना है। सॉल्वेंट हम ड्यूटेरिएटेड सॉल्वेंट्स लेंगे जिसकी हम आगे डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से सॉल्वेंट रहेंगे। सो सॉल्वेंट्स भी हमने कितना लेना है 0.6 ml, उसको किस तरह से लेना है, कौन सी पिपेट यूज करनी है, वो मैं आपको प्रैक्टिकली एट द एंड ऑफ द वीडियो वो सारी चीज समझाऊंगी। सो देन गैसियस जो होता है सैंपल, गैसियस सैंपल को भी आपको कंसंट्रेट कर लेना है विद दैट ऑफ द सॉल्वेंट। अगेन यू हैव टू टेक अ सॉल्वेंट इन दैट। देन जो इसके बाद इंपॉर्टेंट चीज रहती है कि आपको सैंपल बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड नहीं बनाना। ज्यादा कंसंट्रेटेड सैंपल भी आपका जो स्पेक्ट्रा होगा उसके साथ इंटरफेयर करेगा। देन दूसरी चीज है कि सॉलिड सैंपल नहीं रहना चाहिए बीच में। अगर सॉलिड रहेगा इट शुड बी लाइक मिक्स होना चाहिए, प्रॉपर्ली सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, एक क्लियर ट्रांसपेरेंट सा आपके पास सैंपल जो है वो तैयार हो। आप देखोगे जब हम प्रैक्टिकली इसमें हम करेंगे, आप देखोगे वीडियो में कि मैंने कितना क्लियर सैंपल जो है वो तैयार किया है। अगर आप सॉलिड रखोगे वहां भी दिखाया जाएगा आपको ये चीजें भी कि सॉलिड रखोगे वहां बिल्कुल भी आपके पास अच्छा स्पेक्ट्रा नहीं आएगा। सो बेटर है कि सैंपल आपका जो वो क्लियर हो बेटर स्पेक्ट्रा के लिए। देन नेक्स्ट चीज जो है, एक बार सैंपल तैयार हो गया तो उसको फिल्टर भी करना है ताकि अगर कोई सॉलिड थोड़ा सा कोई भी इंप्योरिटी रहेगी या कुछ भी चीज है तो वो ऊपर ही रहे। सो वो फिल्ट्रेशन भी हम कैसे करते हैं, देयर आर द टेक्निक्स फॉर फिल्टरिंग दैट यू विल सी इन द वीडियो इन दिस वीडियो। सो फिल्टर करना बहुत जरूरी होता है। कई बार क्या होता है, कई बार जैसे ऑक्सीजन या आयरन की इंप्योरिटीज रह जाए तो क्या होगा, क्योंकि आयरन तो खुद पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, वो भी इंटरेक्ट करेगा विद द मैग्नेटिक फील्ड। सो बेटर है कि सारी इंप्योरिटीज आप जो है वो रिमूव कर दो ताकि हमें अपने सैंपल का एक अच्छा सा स्पेक्ट्रा जो है वो मिल पाए। और जो चीजें जो आपको जिन पे ध्यान देना है, आपको ध्यान में रखनी है, सबसे पहला तो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि ग्लास या पायरेक्स का ही मोस्टली हम जो सैंपल हमारी ट्यूब होती है वो इन्हीं की बनी होती, ताकि फिर हम अगर किसी और मटेरियल का बनाएंगे जहां तो वो हमारी उस रेंज में एक तो है कि ट्रांसपेरेंट ना हो, फिर अपना ही वो स्पेक्ट्रा देना शुरू कर दे अगर मटेरियल किसी और चीज का बना हो। सो बेटर है, ग्लास और पायरेक्स इंटरफेयर नहीं करते एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में। सो इसी की आपने सैंपल ट्यूब जो है वो हम प्रेफर करते हैं। सेकेंड चीज ये आती है, जो सॉल्वेंट भी आप चूज करोगे, जो सॉल्वेंट वो भी आपका क्या होना चाहिए, केमिकली इनर्ट। The solvent should be chemically inert toward the sample holder as well as the sample। ठीक है, ना तो ये हो कि सॉल्वेंट आपकी सैंपल ट्यूब के साथ ही रिएक्ट करके कुछ अलग सा ही कंपाउंड बनाई जाए,
ठीक है, फिर भी हमारे पास भी तो ऐसे अंदर और एक कंपाउंड तैयार हो जाएगा, उसका भी स्पेक्ट्रा आ जाएगा, अगेन यू विल गेट द रॉन्ग स्पेक्ट्रा इन दैट केस। सो बेटर है कि जो सॉल्वेंट आप चूज करोगे वो ना तो आपके सैंपल होल्डर के साथ, सैंपल ट्यूब के साथ, आपके सैंपल के साथ रिएक्ट ना करे, केमिकली इनर्ट हो। ठीक है, दूसरी जो तीसरी चीज आप जो ध्यान में आपको रखनी है दैट इज कि जो भी आपका सैंपल है, ठीक है, सैंपल में आप क्या स्टडी कर रहे हो, ऑब्वियसली प्रोटॉन, ठीक है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन की न्यूक्लियस, आप उसका एनवायरनमेंट देख रहे हो कि कितनी कितनी काइंड के प्रोटॉन्स है वहां पे। तो अगर कोई ऐसा आपने सॉल्वेंट चूज कर लिया जिसमें भी प्रोटॉन है, ठीक है, फिर तो वो भी सिग्नल देगा, ये भी सिग्नल देगा, फिर वहां पे इंटरफेरेंस हो गई। तो फिर इसलिए मोस्टली प्रेफर करते हैं हम जो सॉल्वेंट होता है दैट इज ड्यूटीरिएटेड, जिसमें हम प्रोटॉन्स जो हैं उनको रिमूव कर देते हैं विद द ड्यूटोन। तो आपको पता है कि ड्यूटीरियम, सॉरी, विद द ड्यूटीरियम हम जो है प्रोटॉन को उसको रिप्लेस करके फिर हम यूज करते हैं। ठीक है, सो ड्यूटीरिएटेड सॉल्वेंट मोस्टली प्रेफर किए जाते हैं ताकि हमारे पास जो भी प्रोटॉन, जो भी सिग्नल आए वो ड्यू टू द प्रोटॉन इन द सैंपल आए, ना कि ड्यू टू द सॉल्वेंट। देन आफ्टर दैट यू कैन ऑल्सो रिकवर। ये एक बड़ी अच्छी सी बात है कि आप अपना ये जो भी सॉल्वेंट है उसको रिकवर कर सकते हो फ्रॉम योर सैंपल बाय द डिस्टिलेशन वंस यू परफॉर्म योर एक्सपेरिमेंट। टेस्टिंग वगैरह के लिए जितना आपको चाहिए था आपने ले लिया, उसके बाद आप उसको रिकवर भी कर सकते हो बाय द डिस्टिलेशन। देन जो प्रेफर किए जाते हैं सॉल्वेंट, मोस्ट वाइडली जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं उनके मैं कुछ के नाम यहाँ आपको बता रही हूँ, बेटर है आप लोग लिख लीजिए इन चीजों को। सो सबसे ज्यादा जो प्रेफर किया जाता है दैट इज ड्यूटीरिएटेड। ड्यूटीरिएटेड क्लोरोफॉर्म तो आपको फॉर्मूला पता है, CaCl3, तो हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर देते हो बाय द ड्यूटीरियम दैट इज द हेवियर आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। सो यू कैन ऑल्सो यूज कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड that is CCl4, then deuterated acetone। ड्यूटीरेटेड का मतलब ये है कि आपने बस उसमें से जो प्रोटॉन्स हैं उसको आपने रिप्लेस कर देना है बाय द ड्यूटीरियम। तो इसी तरह एसीटोन में से भी हमने, आपको पता है कि द फॉर्मूला जो है एसीटोन का ये होता है ना, उसमें 6 होते हैं ये आपके पास प्रोटॉन, तो 6 के 6 को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जब सॉल्वेंट आपने यूज करना है। देन उसके बाद आ गया ड्यूटीरेटेड डाइमिथाइल सल्फॉक्साइड दैट इज DMSO। ये तो आप पढ़ोगे जब मास्टर्स में भी आप करोगे ये चीज। देन कमिंग टू नेक्स्ट इज द ड्यूटीरेटेड, आई होप आपको राइटिंग भी समझ लग रही होगी, ड्यूटीरेटेड बेंजीन, क्योंकि मेरे को होता है कि आपको थोड़े सी मतलब टाइम में समझा दिया जाए, ज्यादा लॉन्ग वीडियोस ना बने, सो आई जस्ट राइट फास्टली। सो ड्यूटीरेटेड बेंजीन, ठीक है। सो इसका अगर आपको फॉर्मूला जैसे CD, जैसे C6H6 लिखते हो तो यहाँ CD C6D6 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसका वैसे फॉर्मूला, इसी तरह यहाँ पे अगर इसका फॉर्मूला लिखना चाहो तो इट इज CD थ्राइस, ठीक है, SO सल्फॉक्साइड। इस तरह अगर एसीटोन का अगर आप लिखना था तो वो क्या आएगा CD3 एंड ये ट्वाइस हो जाएगा क्योंकि दोनों तरफ यही है तो रिपीट हो रहा है तो मैंने ट्वाइस लिख दिया, एंड कार्बोनिल ग्रुप CO। तो ये आपके पास आ गए। देन यहाँ पे ही चीज खत्म नहीं होती। ठीक है, आपने सॉल्वेंट के बारे में जान लिया, हमने पूरा, हमारे को अब स्पेक्ट्रोमीटर का पता चल गया, सॉल्वेंट्स का पता चल गया। अब हमने करना है प्रैक्टिकली इस चीज को। तो ये वीडियो आपने यहीं पे रोक नहीं देनी, अब हम सीखेंगे कि हमने प्रैक्टिकली इस चीज को कैसे परफॉर्म करना है। तो एक और चीज थोड़ी ऐड कर दूं यहाँ पे, आप अगर नेट पे जाओगे तो आपको ना सॉल्वेंट्स के रिलेटेड, NMR सॉल्वेंट्स के रिलेटेड कुछ रिसर्च पेपर्स मिलेंगे जिनमें लेटेस्ट क्या बताया जा रहा है सॉल्वेंट्स के बारे में, वो जरूर पढ़िए। बिकॉज लेटेस्ट जो इन्वेंशंस हैं, लेटेस्ट जो रिसर्च है वो कहती है कि वो सॉल्वेंट्स यूज करो जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है हमारे लिए, ठीक है, जिसमें हमारे पास ज्यादा वेस्टेज ना हो। तो आप अगर खोलोगे तो आपके पास ACS पब्लिकेशंस के काफी अच्छे वाले जो है सॉल्वेंट्स निकलेंगे। एक रीसेंट मैंने भी पढ़ा था जिसमें जो है कार्बन 13 एंड प्रोटोन जो है
H1 का NMR दिया गया था। 48 सॉल्वेंट्स के साथ जो है उन्होंने रिसर्च की है और एट द एंड कंक्लूड किया है दैट विच सॉल्वेंट शुड बी प्रेफर इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द NMR स्पेक्ट्रा ऑफ दी प्रोटॉन एंड 13C जो कार्बन है हमारे पास। तो जरूर पढ़िए, ऐसी चीजें आपको जो है बाकियों से अलग ही करेगी, मतलब अलग इन द सेंस कि एक्स्ट्रा नॉलेज होगी। बाकी जो किताबों में दिया वही पढ़ रहे हैं, आप एक चीज एक्स्ट्रा पढ़ रहे हो तो जरूर पढ़िए। और इवन टीचर्स को भी चाहिए कि सिर्फ जो बुकिश लिखी हुई हैं चीजें वही बच्चों को ना बताएं, उनको एक्स्ट्रा भी बताएं कि आप इसके रिलेटेड उनको कुछ जरूर एक पेपर जो है रिसर्च पेपर रेकमेंड करें बच्चों को, कि अगर आपने आज उनको सॉल्वेंट का पढ़ाया है तो उसके रिलेटेड जो है आप उसको एक पेपर जरूर दीजिए रिसर्च पेपर कि इसको पढ़ो और कल हम थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करेंगे। तो मैं भी आपको कहती हूँ आप सिर्फ इतना लिखना गूगल पे जाके NMR सॉल्वेंट, पहले नंबर पे ही ACS पब्लिकेशन के आपको पेपर मिल जाएंगे, तो जरूर पढ़िए उस चीज को। तो चलिए अब सीखते हैं हम प्रैक्टिकली हाउ टू परफॉर्म द NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी। So let's see. सो इन ऑर्डर टू परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट यू शुड नो फ्यू थिंग्स। सबसे पहले आप सैंपल अपना वे करने के बाद इन ट्यूब्स में डाल देते हो। ये ऊपर से इस तरह ब्लैक कैप होता है, ग्लास की होती है। तो आपको अपना जो भी सैंपल है जिसको आप वे कर लोगे प्रॉपरली, स्पैचुला वगैरह जो भी है क्लीन करके फिर अपने सैंपल डाल देना इसमें। फिर जो आपने NMR ट्यूब्स यूज़ करते हैं, ये वाली जो रेड कैप वाली होती है मोस्टली ये काफ़ी पुअर क्वालिटी की होती है, तो ज़्यादा प्रेफर नहीं करते। काफ़ी चीप मिल जाती है, ईजिली मिल जाती है ये वाली NMR ट्यूब। सो मोस्टली अगर आपके पास नॉर्मल सैंपल है, डेली आप अगर NMR स्पेक्ट्रा ले रहे हो, तो ये ग्रीन कैप की जो होती है मस्ट रिकमेंड 400 मेगाहर्ट्ज़ की जो होती है WG1228, तो ये आप प्रेफर किया करो। इसके अलावा एक और जो अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा अच्छा सैंपल है तो उसके लिए आप ये 528 pp की ट्यूब भी यूज़ कर सकते हो। ये जस्ट एक थोड़ा सा डायामीटर में वेरी करती है, स्मॉल इसकी वॉल्स होती हैं, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो फॉर द बेटर सैंपल्स। देन जो आपके सॉल्वेंट्स रहते हैं ज़्यादातर, जैसे जो हाइग्रोस्कोपिक होते हैं जैसे DMSO, तो वो इस तरह वाइल में आते हैं। ये इस तरह जैसे इंजेक्शंस नहीं होते तो वैसे मिलते हैं। अदरवाइज दूसरे जो होते हैं वो आप ऐसे बॉटल्स में मिल जाएंगे, क्लोरोफॉर्म वगैरह। देन सो आपको सॉल्वेंट को इस पिपेट की हेल्प से आपने पिपेट कर लेना है। नियर अबाउट 0.6 ml तक आप सॉल्वेंट को पिपेट कर सकते हो, और इस तरह आपको ऊपर जो है इसके रीडिंग दिख जाएगी 0.6 ml तक। देन दिस इज़ द डेप्थ गेज जिसको हम यूज़ करते हैं टू सी वैदर वी हैव टेकन द सैम्पल अप टू प्रॉपर डेप्थ और नॉट, ताकि उस पर प्रॉपर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई हो सके। अगर आप उसको प्रॉपर डेप्थ पे नहीं लोगे तो वो अच्छे से आपका सैम्पल जो है उस पर फील्ड नहीं लगेगी। दिस इज़ एन अदर डेप्थ गेज, इसमें भी आप सैम्पल ट्यूब डाल देते हो और देख लेते हो कि उसकी प्रॉपर लेंथ है कि नहीं आपका जो आपने सैम्पल लिया है। अब इन सब का यूज़ हम देखेंगे। लेट्स परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। सो आफ्टर वेइंग आपने अपना जो भी सैम्पल है उसको प्रॉपरली वे करके उस तरह से जो मैंने बताई थी ग्लास ट्यूब में ले लेना है, जैसा कि आप देख रहे हो मैंने रखी हुई है। देन आपने जो मैंने जो प्रैक्टिकल में यूज़ किया दैट इज़ ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म, आप देख रहे हो बॉटल में। देन दिस इज़ द माई ग्लास ट्यूब। फिर मैंने थोड़ा सा जो है कॉटन यूज़ करना है क्योंकि मुझे अपने सैम्पल को फ़िल्टर भी करना है, सो दैट्स वाई आई विल यूज़ दैट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, अपना जो भी सैम्पल हमने लिया है उसको हम सॉल्वेंट के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, क्योंकि सॉलिड का एज तो हम एनालिसिस नहीं कर सकते, सो उसको प्रॉपरली सॉल्वेंट में मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। सो विद द हेल्प ऑफ पिपेट, सो आई एम यूजिंग हेयर द ड्यूटेरिएटेड क्लोरोफॉर्म। सो इसको मैं पिपेट की हेल्प से जो है पिपेट करूँगी। सो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हो पिपेट, जैसे कि मैंने यूज़ किया है नॉर्मल पिपेट की हेल्प से। नियर अबाउट जैसे नॉर्मल में ये होता है कि थोड़ा आइडिया नहीं रहता कि आप प्रॉपर 0.6 ml तक ले रहे हो कि नहीं। सो यू जस्ट हैव टू ट्रांसफ़र दैट सॉल्वेंट इनटू योर सैम्पल ट्यूब। तो सैम्पल ट्यूब में मैंने इसको डाल दिया है जैसे कि आप देख रहे हो। तभी हम दूसरी पेपर यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें थोड़ा आइडिया रहता है। सो उसके बाद आप क्या कर सकते हो, इसको प्रॉपरली उसको ऊपर से कैप लगा के और आपको इसको मिक्स करना है। और इवन यू कैन ऑल्सो यूज़ द वॉर्टेक्स फॉर दिस। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो मैंने अपने सैम्पल को मिक्स कर लिया। अब मैंने फ़िल्टर करना है अपना जो भी प्रेपरेशन की है अपने सैम्पल विद द सॉल्वेंट के, और इसके लिए मैंने क्या किया, एक यहाँ पे एक ग्लास पिपेटी ले ली, उसमें कॉटन इंसर्ट कर दिया है। तो उसको हमने प्रॉपरली
ग्लास रॉड की हेल्प से एंड तक इंसर्ट कर देना और इसको मैंने अपनी सैम्पल ट्यूब के ऊपर लगा दिया है। और नाउ आई एम पुटिंग माई सैम्पल, जो उसको मैं जो भी है मैंने एक ये जुगाड़ फिट किया हुआ है उसके ऊपर मैंने इसको डाल देना है इस तरह से। और आप देख रहे हो कि किस तरह से मेरा सैम्पल है जो वो प्रॉपरली फिल्टर हो रहा है, बिकॉज जैसा मैंने बोला था सॉलिड सैम्पल जो होगा वो हमेशा इंटरफेयर करेगा स्पेक्ट्रा के साथ। सो बेटर है कि आपके पास एक होमोजीनियस सोल्यूशन हो। अगर आपको सॉल्वेंट कम लग रहा है तो आप और सॉल्वेंट भी डाल सकते हो। बट उसके लिए आपने क्या करना है, एक फ्रेश पेपर यूज़ करनी है, वही नहीं उठा लेनी जिस पे आपने कॉटन इंसर्ट किया। मैंने थोड़ा सा और सॉल्वेंट डाल देते हैं, बिकॉज एक प्रॉपर लेंथ जो है वो मेरे को चाहिए सैम्पल की, क्योंकि जब मैं उसको अपने डेप्थ गेज में उसको डाल के देखूंगी तो मेरे पास एक प्रॉपर लेंथ रहेगी। मैंने और थोड़ा सा सॉल्वेंट यहाँ पे डाल दिया। अब आप देख सकते हो कि मेरे पास जो है एक प्रॉपर लेंथ है मेरे सैम्पल की, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। नाउ आई विल क्लोज इट प्रॉपरली, इम्प्योरिटीज़ ना उसमें डले, उसको क्लोज कर देना है और फिर उसको बहुत क्लियरली मार्क करना, बिकॉज बहुत सारे सैम्पल्स लगे होते हैं NMR स्पेक्ट्रोमीटर पे। आपने उसको बड़े ध्यान से मार्क कर देना है, जो भी आप नाम देना चाहते हो उसके ऊपर आपने मार्कर से उस चीज़ को लिख देना है। नाउ योर सैम्पल इज़ रेडी, लेट्स गो। और यहाँ पे हम 400 मेगाहर्ट्ज़ का जो है अपना स्पेक्ट्रोमीटर यूज़ कर रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज़ यहाँ पे बतानी है कि उसको क्लीन ज़रूर कर लेना टिश्यू के साथ, ठीक है। जो आपकी ट्यूब है उसको क्लीन ज़रूर कर लेना है लोड करने से पहले, ताकि उस पर कोई भी इम्प्योरिटीज़ ना लगी हो। नाउ आई एम जस्ट चेकिंग द डेप्थ ऑफ माई सैम्पल बाय पुटिंग इट इन द डेप्थ गेज। मैंने उसमें डाल के देखा तो मेरे को लग रहा है कि मेरी प्रॉपर डेप्थ है। तो जैसा मैंने बोला है, मैं इसको पहले क्लीन प्रॉपरली टिश्यू के साथ कर लूँगी, ताकि कोई भी उस पर मेरे फिंगरप्रिंट्स ना हो, ना कोई उस पर इम्प्योरिटीज़ लगी हों। और मैंने टर्न ऑन कर दिया है अपनी सप्लाई जो है कंप्रेसर की। इस तरह से आप देख रहे होंगे सैम्पल को कर दिया है मैंने लोड अपने NMR स्पेक्ट्रोमीटर से। अपने आप जो है मेरे जो भी सॉफ्टवेयर मैंने फिल किया हुआ है उसमें मेरी जो है रीडिंग्स जाएंगी। अब वो सॉफ्टवेयर का भी हम इसी के एंड पे डिस्कशन करेंगे कि बहुत ज़रूरी, जब एक बार आपने सैम्पल लोड कर दिया है तो आप उसमें कौन कौन सी आपने चीज़ें फिट करनी है। आप ये ऑटोमेटिक भी यूज़ कर सकते हो, जिसमें आप सैम्पल को ऑटोमेटिकली लोड कर देते हो। और हमारे पास ये आप देख सकते हो, मेरे पास ये रोबोटिक ऊपर सेटलमेंट एक लगी होती है, सेटअप होता है, जो क्या करता है अपने आप सैम्पल को क्या करेगा, पिक करेगा, अगले सैम्पल को मतलब उसमें NMR का जो सैम्पल होल्डर है उसमें डाल देगा। और इस तरह से इसकी वर्किंग जो है वो होती जाएगी ऑटोमेटिकली, जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे। ये चीज़ें आपको क्लास में जब हम पढ़ते हैं तब नहीं दिखाई देंगी, तो ये आप प्रैक्टिकली इस चीज़ को देख सकते हो किस तरह ये रोबोटिक ऊपर सेटअप लगा है। इसने मेरा सैम्पल उठा लिया है और जिसका सैम्पल का काम हो गया है वो पहले उसको पिक करके वापस रख देगा, ठीक है। नाउ लेट्स लर्न लिटिल बिट अबाउट द सॉफ्टवेयर। वंस यू लॉग इन विद योर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, तो आपके पास कुछ इस तरह का सेटअप खुल जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको करना है न्यू टेम्पलेट ऑन, क्योंकि आपने नया सैम्पल डाला है तो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगा। एक्चुअल में ये क्या है कि ऊपर जहाँ पे आप सैम्पलिंग डालते हो ना NMR स्पेक्ट्रोमीटर पे, तो ये आपको साइड पे मैंने जैसे दिखाया था, तो पूरा नंबरिंग होती है, कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि आपने अपना सैम्पल जो है वो कहाँ पे डाला है, ठीक है। आप जैसे देख रहे हो 1 2 3 4 और नीचे भी कोऑर्डिनेट्स हैं यहाँ पे। तो आपको पूरा याद रखना कि मैंने जो है 52 नंबर पे अपना सैम्पल डाला है 5th रो की। जैसे मतलब अगर 72 में डाला तो आपका फिर आपको उसी में कलर चेंज जो है वो दिखेगा। जैसे जैसे आप यहाँ देख रहे हो, हमने सपोज करो सैम्पल लोड कर दिया है और मैंने अपना सैम्पल जो है वो 72 में रखा है और 5th रो के 72 में सैम्पल रखा है, तो मेरे को याद रहना चाहिए वो चीज़। फिर उसके बाद आपको क्या सेट करना है, आपको सेट करना है अपने जो सैम्पल है उसका नाम। आप जो भी नाम देना चाहते हो आप अपने सैम्पल का यहाँ पे नाम एंटर कर सकते हो इस बॉक्स में। देन लेट इट, मैं इसको सैम्पल सोल्यूशन ही जो है टेस्ट सैम्पल दे देती हूँ। देन आपको ये भी एंटर करना है कि आप कौन सा सॉल्वेंट यूज़ करें, वेदर यू आर यूजिंग ड्यूटेरिएटेड, क्लोरोफॉर्म या DMSO, वो भी आपको इसमें
एंटर करना है। सो ऐसे यहाँ पे आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं जो जितने भी सॉल्वेंट पॉसिबल होते हैं, तो ये इनबिल्ट ही है सॉफ्टवेयर में। देन ये एक्स्ट्रा है सेटिंग्स, अगर आपको पेज वगैरह एंड कंसंट्रेशन ये सब सेट करना है कर सकते हो, बट इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। द इम्पॉर्टेंट इज़ द नेम ऑफ सैम्पल, ताकि आपके सॉफ्टवेयर को पता रहे कि सैम्पल और सॉल्वेंट क्या है। देन आप क्या एनालिसिस करना चाहते हो, कि आप प्रोटोन एनालिसिस करना चाहते हो या कार्बन एनालिसिस करना, तो मैं तो प्रोटोन ही एनालिसिस करना चाहती हूँ, मैंने उसी पे ही क्लिक किया है। अदरवाइज देयर आर द वेरियस ऑप्शंस, जैसा आप देख रहे हो, आप यहाँ पे कार्बन ऑप्शन है आपके पास, काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, तो आपको प्रोटोन पे ही क्लिक करना है। क्लियर? देन आफ्टर दैट सबमिट कर सकते हो, बट अगर सपोज कर लो गलती से सैम्पल भी एंटर हो गया तो उसका भी डिलीट करने का प्रोविज़न है। अब सबमिट करने से पहले अगर आपका मन कर रहा है कि मेरे को किसको कस्टमाइज़ करना, तो आप वो भी कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो, आप सेट कर सकते हो नंबर ऑफ़ स्कैन्स आपको कितने करने हैं, वो भी आप सेट कर सकते हो। देन कितनी आपको रिलैक्सेशन डिले चाहिए, पल्स एंगल चाहिए। सो यहाँ पे आप मतलब वो चीज़ कर सकते हो, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको इतना पंगे लेने की ज़रूरत होती है, कि इनबिल्ट ही रहने दो, सारा अपने आप ही ऑटोमेटिक ही सारा सेटअप हो जाता है। सो जब आपको फ्रीक्वेंसी तक आप इवन स्पेक्ट्रल विड्थ तक आप जो है इसकी सेट कर सकते हो। अब जैसे कि यहाँ पे अगर आपके पास सपोज गलती से ये मैंने मतलब कुछ सॉल्वेंट ऐड कर दिया, तो आप उसको जस्ट ड्रैग करके नीचे बिन में ही आपने उसको डाल देना है। इतना सिंपल सी इसकी चीज़ है। देन यू कैन ऑल्सो सेटअप कि आपको इसका एनालिसिस डे टाइम में करना है, नाइट टाइम में आप चाहते हो मेरे सैम्पल एनालिसिस हो, सो या फिर आपके प्रायोरिटी बेसिस पे हो आपका सैम्पल। तो प्रायोरिटी जब बेसिस पे करते हो तो उसकी काफ़ी लिमिटेशंस होती है, मतलब लिमिटेड होते हैं, कि ये नहीं कि आप रोज़ उठा के कि मेरा ही सैम्पल पहले एनालिसिस हो जाए, तो नो। सो ये सारी चीज़ें जब हो जाएँ तो आप उस चीज़ सारा सेटअप जो हो जाए जब आपके पास, तो आप इसको सबमिट कर दोगे। देन यू कैन सी आपके पास कलर चेंज आपको दिखाई दे रहा है, येलो कलर इंडिकेटेड कि आपका अभी क्यू में है, पर्पल कलरेशन हो गई मीन्स आपका उसके अंदर चला गया है, सैंपल आपका उठा लिया गया है, वो अब उसका एनालिसिस जो है वो किया जाएगा। सो आप देख सकते हो उसमें जो मेरा मतलब नंबर मैंने हाईलाइट किया, मतलब उतने नंबर पे मेरा सैंपल जो है वो पड़ा हुआ है। वंस यू आर डन, बस आपको इसको करना है लॉग आउट, और आपका जो भी स्पेक्ट्रा है वो आपका एनालिसिस होने के बाद आपको दिख जाएगा, फिर उसको आप अपना स्टडी कर सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। सो डू लाइक, डू शेयर और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।